बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। थोड़ा लेट आपको ये वीलॉग मिल रहा है, उसके लिए माजरत। कुछ मामलात ऐसे थे कि मुझे उनको हैंडल करना था। कुछ सवालात पैदा हो गए हैं। आज इस वीलॉग में बात करते हैं वहीं से। रिटायर फ़ौजी अफसरान वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, लेकिन उनके साथ सलूक ऐसा किया गया जैसे वो बगावत कर रहे हैं या खुदा न खास्ता वो गद्दार हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म का इस वक्त ट्रेंड्स चल रहे हैं, लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं और ये बड़ी शिद्दत के साथ लोग इस आवाज़ को उठा रहे हैं कि ये रिटायर फ़ौजी जिन्होंने पाकिस्तान के लिए यूनिफॉर्म पहना, कुर्बानियाँ दी, चोटें खाई, ज़ख्मी हुए, अपनी जान की बाजियाँ लड़ाई, क्या ये गद्दार हैं? क्या उन्हें पाकिस्तानी शहरी होने के नाते इस बात का हक़ नहीं है कि वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें या अपने दिल की बात कर सकें? हम पाकिस्तान के मीडिया वाले जो हैं वो हमेशा आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं, लेकिन क्या हमने पाकिस्तान के मीडिया ने रिटायर फ़ौजियों को या उनकी तंजीम को इज़हार राय की आज़ादी दी? और क्या हमने उनको अपना प्लेटफॉर्म मुहैया किया? मीडिया पर उनका ब्लैकआउट क्यों होता रहा? बाहर सड़क पे बैठ के वो बुज़ुर्ग फ़ौजी, उनमें एक तो ऐसे थे वो ब्रिगेडियर मियां महमूद, 1947 में जब पहला बैच था ना पाकिस्तान की फ़ौज का, वो पहले बैच का हिस्सा थे, PMA 1 का हिस्सा थे। यानी जो पहला बैच था फ़ौज का, उसका वो हिस्सा थे ब्रिगेडियर मियां महमूद। और उन्होंने कहा कि 65 की लड़ाई लड़ी है, 71 की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने ये भी बताया कि 10 साल की उम्र में मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उस जलसे में शामिल था जहां 23 मार्च 1947 को करारदाद पाकिस्तान पेश की गई। एक बड़ी तारीखी शख्सियत है, यानी 1930 की पैदाइश हुई तो वो आज 92 साल के हैं। और इतने बुजुर्ग शख्स को उन्होंने बाहर धूप के अंदर, गर्मी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर किया, क्योंकि प्रेस क्लब के अंदर उनको जाने नहीं दिया गया। और फिर जिस तरह का मजाक उनके साथ किया गया, जैसे उनको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल नहीं करने दी गई, फिर बाद में जिस किस्म की उनके ऊपर जुमलेबाजी की गई, वहाँ उनको आवाज़ें कसी गईं, ये सारा कुछ पाकिस्तान के फ़ौजियों के साथ हो रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, अपने साथी शहीद करवाए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क की हिफाजत की है और उसके अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है। ये लोग अभी भी बहुत सारे काम करते रहे हैं। सैलाब आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, इनकी तंजीम है उसके लिए काम करती है। कोई एमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, वहाँ पे इनकी तंजीम जाती है और जाकर काम करती है। पाकिस्तान किसी भी मुश्किल में हो, ये जो रिटायर फ़ौजियों की तंजीम है ये आगे बढ़ते हैं और बढ़ के काम करते हैं। तो अब कुछ सवालात पैदा हो जाते हैं। एक तो प्रेस क्लब वालों ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। हालांकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो लवाजमात होते हैं या जो ज़रूरियात होती हैं प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, इनकी 2 दिन से इनकी वो चल रही थी। इनका पोस्टर चल रहा था कि ये प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में सहाफ़ियों को दावत दी जा रही थी और बाकायदा इनका पूरा एक वो चल रहा था पोस्टर। और इन्होंने पूरे लवाजमात कर रखे थे, जितनी भी शराइत थी पूरी कर रखी थी, पहले से आगाह कर रखा था, लेकिन इसके बावजूद इनको मौका नहीं दिया गया। इस पे ये शहबाज गिल का एक ट्वीट भी है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और आप देख लें। उसमें 2 तस्वीरें उन्होंने लगाई हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर जो है वो सोशल मीडिया से खिताब कर रही हैं और दूसरी तरफ प्रेस क्लब में इजाज़त नहीं मिल रही रिटायर फ़ौजियों को। तो शहबाज गिल ने 2 तस्वीरें लगा के लिखा कि एक तरफ रिटायर फ़ौजियों को प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त ना देकर प्रेस क्लब से बाहर निकाल दिया गया, दूसरी जानिब एक करप्ट, बददियानत, इश्तिहारी, मफरूर मुजरिम की जालसाजी, करप्शन, लूटमार में सज़ा याफ्ता मुजरिमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जा रही है। आज़ादी सहाफ़त के अलंबरदारों समेत कोई रह तो नहीं गया। ये बात तो ठीक है, यानी ये रिटायर फ़ौजी जो हैं ये हम सबसे ज़्यादा मोहतरम हैं, काबिल एहतराम हैं। इनकी कुर्बानियों की वजह से आज पाकिस्तान सलामत है। और उनको ऐसे सड़क पे बाहर बिठा देना गर्मी के अंदर, उन उम्रों में जब उनकी ज़्यादा इज्जत की जानी चाहिए, 80 साल, 90 साल, 70 साल या इससे ज़्यादा उम्र के ये फ़ौजी हैं, लेकिन इसके बावजूद सिचुएशन आपके सामने। यहाँ पे कुछ सवालात पैदा हो जाते हैं। पहला सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन था? अगेन, वो कौन था जिसके कहने पर रिटायर फ़ौजियों की तंजीम को प्रेस क्लब के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया? दूसरा सवाल, आज के दिन में वो कौन था जिसके कहने पर मीडिया में इनका बाइकआउट हो गया, यानी ब्लैकआउट था, कुछ भी नहीं दिखाया गया? नंबर 3, वो कौन था जिसके कहने पर इनकी प्रेस टॉक मुकम्मल नहीं होने दी गई बल्कि इनका मजाक उड़ाया गया
और इनके ऊपर जो है वो बाद में सहाफ़ियों ने या बाकी जो वहाँ लोग मौजूद थे उन्होंने हूटिंग वाले अंदाज में सवालात भी किए और इनको तंग किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी जो है वो फ़ौज के ऊपर लगा दी है। बहरहाल ये सवालात तो अपनी जगह मौजूद रहेंगे। आज 10 सवाल और उठाए जा सकते हैं कि वो कौन था, लेकिन जो भी था उसने दिल तोड़ा है रिटायर्ड फ़ौजियों का, और ये बेचारे अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पाकिस्तान को देने के बाद आज फिर पाकिस्तान के हक़ में बात करने के लिए निकले हैं या पाकिस्तान के लिए बात करने के लिए निकले हैं। इन्होंने कहा क्या, या जो मेन बातें हैं जो इन फ़ौजियों ने की वो क्या थी, मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो जो पहली बात, ये दावा किया गया कि ये जो रिटायर फ़ौजी हैं इनकी एक वफ़द गया था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिला था जब हालात बहुत ख़राब हो रहे थे, तो उन्होंने इस बात का वादा किया था कि 90 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने खुले आसमान तले वेटरन ऑफ पाकिस्तान नामी तंजीम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर देखी जा रही है सोशल मीडिया पर, इसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा गया कि उनका 90 दिन का वादा किधर गया। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूं कि फ़ौज पहले दिन से ये कह रही है कि हम बिल्कुल इसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर ले, वी आर न्यूट्रल्स। यानी ये फ़ौज का या फ़ौज के ISPR का जो इदारा है हमें तो वही खबर देता है, उनका ये पहले दिन से दावा है कि वो न्यूट्रल हैं। लेकिन आज एक नया दावा सामने आया जो रिटायर फ़ौजी अफसरान की जानिब से है। उन्होंने दावा किया कि जनरल बाजवा ने उनको ये कहा था कि 90 दिन में इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। अगर तो न्यूट्रल हैं तो फिर वो ये वादा नहीं कर सकते, ये दावा भी नहीं कर सकते। अब इसके अंदर जो है वो यहाँ ISPR की मेरे ख्याल में जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको आके क्लैरिफाई कर दे, वो बता दें कि क्या ये रिटायर फ़ौजी अफसरान झूठ बोल रहे हैं और जनरल बाजवा ने कोई भी इस तरह का वादा नहीं किया था कि पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। अगर तो बाजवा साहब ने ऐसा कोई वादा किया था तो वो क्यों पूरा नहीं हो पाया, और अगर वादा नहीं किया था तो ये फ़ौजी अफसरान किस बुनियाद पे ये दावा कर रहे हैं, ये फिर इनसे पूछा जाएगा। लेकिन पाक फ़ौज के ऊपर या फ़ौजी क़यादत के ऊपर ये एक सवाल पैदा कर दिया है रिटायर फ़ौजी अफसरान ने कि उन्होंने वादा किया था कि 90 दिन के अंदर अंदर वो पाकिस्तान में इंतखाबात करवा देंगे। हालांकि उन दिनों के अंदर पाक फ़ौज और उनका जो इदारा है ISPR का, या जिस जिस सोर्स से भी बात हो रही थी, वहाँ यही दावा सामने आ रहा था कि फ़ौज तो बिल्कुल न्यूट्रल है, वो ना इस हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को हटाने में उनका कोई रोल है, ना नई हुकूमत को लाने में उनका कोई रोल है, ना अगले इंतखाबात करवाने में उनका कोई रोल है, तो वो किसी किस्म का सियासी रोल प्ले नहीं कर सकते। तो फिर ये वादा जो है ये तो एक सियासी मामला है ना, इंतखाबात करवाना या ना करवाना। तो इसके अंदर जनरल बाजवा ने एक ऐसा दावा क्या वाकई किया, या क्या एक ऐसा वादा उनके साथ किया या नहीं किया, ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका से पाकिस्तान को लाक मुबैना ख़तरात पर वो बात करते रहे। उन्होंने कहा अमेरिका की तरफ से जो ख़तरात हैं वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारी अमेरिकी रिपोर्टें हमने पढ़ी हैं और हमें पता है कि अमेरिकन किस तरीके से काम करते हैं, हमें कुछ खदशात हमारे दिमाग में मौजूद हैं और इस वक्त शदीद ख़तरात मुल्क को लायक हैं। हमने 2 जंगें पहले लड़ी हैं, ये तीसरी जंग है जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि वो मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और ख़ास तौर पर फ़ौज के सरबराह जनरल बाजवा को इस बात का इदराक करना चाहिए और तमाम एहतियाती इक़दाम करने चाहिए ताकि इस सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से बचाया जा सके। जो मुरासले का मामला है या जो साइफ़र है उसका मामला है, उस पर जुडिशल कमीशन बनाने के बारे में इन्होंने दोबारा मुतालबा किया। उन्होंने कहा हमारी तंजीम का दूसरा बड़ा मुतालबा ये है कि इससे पहले दीगर लोगों की तरफ से भी ये मुतालबा किया जाता रहा है कि जुडिशल कमीशन एक बने जो इस ख़त की तफसील पर गौर करे और ये फ़ैसला करे कि ये लेटर पाकिस्तान के लिए धमकी है या नहीं है। वैसे ज़बान तो उसकी धमकी आमेज़ है, ये तो सारे पहले कह चुके हैं। अगर ये थ्रेट है या ख़तरा है तो ये सबका हमारा बहैसियत साबिक फ़ौजी अफसरान के, फ़ौज का बहैसियत एक मुसल्लह फ़ौज के इदारे के और फ़ौज के सरबराह सबका फ़र्ज़ है कि इस ख़तरे का नोटिस लें और जो भी हमें करना है इस मुल्क की सलामती की हिफाजत के लिए हम वो करें। राना सनाउल्लाह साहब पे बड़ी तनकीद की गई और उन पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात भी लगाए पाक फ़ौज के लोगों ने, और उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह को पैगाम देना चाहते हैं कि तमाम मुल्क को तबाह करने में जो किरदार वो अदा करना चाहते हो हम उसको नाकाम बनाएंगे। ये रिटायर फ़ौजियों का कहना था। और उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 2 जंगों में शिरकत करी है और उनकी दानिश में ये मुल्क की बका के लिए तीसरी जंग होगी।
उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मुल्क का दुश्मन इस वक्त राणा सनाउल्लाह है। वो फिर दोबारा तनकीद उन्होंने इसके ऊपर की, और इसमें ख़वातीन भी मौजूद थी, नौजवान भी मौजूद थे, और रिटायर्ड फौजी उनके घर वाले भी मौजूद थे, उनकी फैमिलीज मौजूद थी, और वो वक्तन वक्तन जो है वो नारे भी लगाते रहे, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और रजीम चेंज ऑपरेशन जो पाकिस्तान में हुआ उसके ख़िलाफ़ वो नारेबाजी करते रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अमेरिका से दोस्ती करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, हमारी अमेरिका के साथ दोस्ती हो, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता करते हुए नहीं, अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर आंच नहीं आने देंगे, अमेरिका के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो फिर आपने देख लिया किस तरह का वहाँ पे रिटायर फौजियों को किस तरह के सवालात का सामना करना पड़ा, और ऐसा लगता है कि उनको ये सवालात जो है वो पहले से बताए गए थे कि चढ़ाई कर देना आप फौजियों के ऊपर जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करें। कुछ लोगों के बकौल प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल भी नहीं होने दी गई। तो इस तरह का सलूक क्या हमें अपने रिटायर फौजियों से करना चाहिए, ख़ास तौर पे उनसे जिन्होंने इस मुल्क के लिए कई दफ़ा अपनी जान को ख़तरे में डाला? ये एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब आप दे सकते हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की सूरत में पूरे मुल्क में फौरी तौर पर रद्द अमल देने का फैसला किया गया है। ये एक और खबर है, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी की आदत को मुमकिन गिरफ्तारी पर एतमाद में ले लिया और इस अज़म का इजहार किया कि किसी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत के सामने नहीं झुकेंगे, अब किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा, इमरान खान ने दावा किया है, और डट कर मुकाबला करूंगा, यह भी इमरान खान ने दावा किया है। कोर कमेटी का इजलास हुआ जिसमें इमरान खान ने कहा कि हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार करने का प्लान बनाया है, इतला मिली है इस्लामाबाद पहुंचने पर गिरफ्तार किया जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत समझती है कि मैं इस तरह के हथकंडों से डर जाऊंगा, अब किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी ने यह फैसला किया है कि मुल्क भर में फौरी रद्द अमल दिया जाएगा। अरकान ने इजहार करते हुए कहा कि मकबूल सियासी जमात के लीडर की गिरफ्तारी हुकूमत की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, माशी तौर पर तबाही की तरफ जाती हुकूमत मज़ीद तबाही करेगी। गिरफ्तार किया गया तो मुल्क मज़ीद माशी बदहाली की तरफ जाएगा। कोर कमेटी इजलास के बाद मुल्क भर की तंजीमों को मुतहरिक कर दिया गया है। इस्लामाबाद में तमाम तंजीमी कमेटियां किसी भी कॉल के लिए अलर्ट पे रहेंगी, और जिस वक्त लीडरशिप की कॉल आएगी तो फौरी तौर पे लोग लीडरशिप की कॉल के ऊपर निकलेंगे और जो जो ड्यूटी लगेगी उसको सरंजाम देंगे। 7 दिन के अंदर तंजीमों की रिपोर्ट इमरान खान को पूरी दे दी जाएगी। कोर कमेटी ने पंजाब की 20 नशिस्तों पर जो अब इलेक्शन होने वाला है इसके ऊपर पूरी तैयारी कर ली है। अगर वो मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो उम्मीदवार हैं, जो पीटीआई के 5 हैं, अगर वो उनको अभी दे दिए जाएँ तो हमजा अक़लियत में चले जाएंगे और पीटीआई अक्सरियत में आ जाएगी। और अगर इलेक्शन के बाद दिया जाए तो भी पीटीआई, क्योंकि जीती हुई सीटें हैं, लोटे तो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो 1, 2, 3 सीटों के अलावा कहीं पे भी खतरा नहीं है कि लोटे जीत जाएंगे। तो ज़्यादा इम्कानात ये है कि पीटीआई के उम्मीदवार इलेक्शन जीत जाएंगे और आने वाले वक्त में पंजाब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चली जाएगी। अगर वो पंजाब हुकूमत ले जाते हैं तो फिर वफाक के अंदर शहबाज शरीफ के बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इमरान खान साहब इसको एक हतमी लड़ाई के अंदर कन्वर्ट कर चुके हैं। अब रिटायर फौजियों की तंजीम है, उनके साथ बहुत सारे सिविल जो लोग हैं वो उनके साथ हैं, अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद उनके साथ है, नौजवान उनकी कॉल के ऊपर लब्बैक कहते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पहले जैसी कमज़ोर जमात नहीं रही। इमरान खान की हमायत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और वो एक बहुत तगड़ी आवाज़ बनकर सामने आ चुके हैं। अब ऐसी सूरत हाल में इस हुकूमत के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी जैसे जैसे ये बजट देंगे, जैसे जैसे ये चीज़ों की कीमतों में इजाफा करेंगे, क्योंकि 17 जुलाई को इलेक्शन है। बजट पास करने के बाद लोगों पे जो महंगाई का बोझ पड़ेगा वो जुलाई के महीने में पड़ेगा। उसका सारा इम्पैक्ट जो महंगाई का आ रहा है वो 15 जून से लेकर जुलाई के आखिर तक बड़ी शदीद महंगाई की वेव आ रही है। वो वेव बहुत बुरी तरह मुतासिर करेगी इस सलाहियत को हुकूमत की कि वो ज़िमनी इंतखाबात को जीते। जिन 20 नशिस्तों पे इंतखाबात हो रहे हैं, 5 तो वैसे ही पीटीआई को मिल जाएंगी, मखसूस नशिस्तें हैं वो। तो इस सूरत हाल में मुश्किलात बहुत बढ़ती चली जा रही है। एक और वीलॉग में कोई तफसीलात आपको मैं बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।